नमस्कार दोस्तों, जीके जी डिस्कशन में आप लोग का स्वागत है। तो आज मेरा सेट प्रैक्टिस का 58 नंबर का क्लास है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जेनेटिक कोड की खोज किसने किया था। जेनेटिक कोड की खोज किसने किया था? किसने किया? विलियम हार्वे ने, या हरगोविंद खुराना ने, या लुईस पास्चर ने, या एफ वेटिंग ने। जेनेटिक कोड की खोज जो है वो किसने किया था? तो जेनेटिक कोड कहिए या फिर आनुवांशिक कूट। आनुवांशिक कूट जो होता है वो इसका हिंदी नेम होता है। क्या होता है इसका हिंदी नेम? हिंदी नाम क्या होता है? तो आनुवांशिकी कूट होता है। आनुवांशिकी कूट के नाम से इसे जानते हैं हिंदी में। तो जेनेटिक कोड की खोज किसने किया है? तो जेनेटिक कोड की खोज किसने? तो हरगोविंद खुराना ने की है। किसने? तो हरगोविंद खुराना ने। विलियम हार्वे की बात कर ले तो विलियम हार्वे जो होता है वो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किए। क्या? तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया है? रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की है? तो विलियम हार्वे ने की है। लुईस पास्चर की बात कर ले तो ये पास्चुराइजेशन विधि की खोज किया, जिसके तहत जो होता है वो दूध को क्या किया जाता है? तो लंबे समय तक यूज में लाया जाता है। तो ये लुईस पास्चर के द्वारा क्या था? पास्चुराइजेशन जेसन विधि की। और क्या? तो लुईस पास्चर के द्वारा जो होता है वो रेबीज के टीके की खोज किया गया था। रेबीज के टीके की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ये लुईस पास्चर के द्वारा पास्चुराइजेशन विधि और रेबीज के टीके की खोज की गई थी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कणिकाएं का मुख्य कार्य क्या होता है? श्वेत रक्त कणिकाएं का मुख्य कार्य क्या होता है, यानी कि WBC का कार्य क्या होता है? क्या पोषक तत्वों का वहन करना, या संक्रमण से लड़ना, या ऑक्सीजन का वहन करना, या बल प्रदान करना? तो ये श्वेत रक्त कणिका क्या करती है? तो संक्रमण से लड़ना, यानी कि कोई भी वायरस अगर चला जाएगा अंदर तो उसको क्या करती है? तो ये WBC उसको मार देती है, ठीक है। तो ये क्या करती है? तो संक्रमण से लड़ना और मानव बॉडी को क्या करती है? तो रोगों से बचाती है, ठीक है। ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? तो शरीर में ऑक्सीजन का वहन जो होता है वो RBC के द्वारा होता है, लाल रक्त कणिका के द्वारा होता है। अगला है कि पौधा में पानी और पोषक तत्व। पौधे में पानी और पोषक तत्व के परिवहन के लिए प्रयोग होने वाले संवहनीय ऊतक को क्या कहा जाता है? क्या फ्लोएम कहा जाता है, या कोलन कायमा, या फिर जाइलम, या स्क्लेरन कायमा? क्या कहा जाता है? तो ये पानी जो होता है पेड़ पौधे में कौन पहुंचाता है? तो जल को परिवहन करने का कार्य जो होता है वो जाइलम करता है। कौन? तो जाइलम करता है। फ्लोएम क्या करता है? तो ये पोषक तत्व, खनिज तथा पोषक तत्व को खनिज तथा पोषक तत्व को पूरे पोषक तत्व को पत्ती से पूरे, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के तहत भोजन कहाँ बनता है? पेड़ पौधे में, तो पत्ती में ही बनता है। तो पत्ती से जो है वो पूरे पेड़ पौधे में पहुंचाता है, पूरे पत्ती से पूरे पौधे के भाग में पहुंचाता है। और ये कोलेन कायमा और स्क्लेरन कायमा क्या होता है? तो ये भी पादप उत्तक होता है। ये दोनों क्या होते हैं? तो पादप उत्तक होते हैं। उत्तक हम किसको कहेंगे? तो उत्तक एक प्रकार की कोशिका से मिलकर बने होते हैं, उसे उत्तक कहा जाता है। तो कोलेन कायमा और स्क्लेरन कायमा जो होता है एक प्रकार का पादप उत्तक होता है, जो तने पत्तियां ये सब में पाई जाती है, ठीक है। अगला है कि अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होती है, यानी कि जठर रस किसके द्वारा निकलती है? क्या मुख गुहा के द्वारा, या मलाशय के द्वारा, या अग्नाशय के द्वारा, या आमाशय के द्वारा? तो जठर रस की बात कर ले तो जठर रस किसके द्वारा निकलता है? तो ये आमाशय के द्वारा। भोजन जो है वो जैसे ही मतलब पेट में जाता है तो क्या होता है? तो अग्नाशय एक जठर रस छोड़ती है। उस रस में जो होता है वो कई तरह के हार्मोन्स और अम्ल होते हैं जो कि भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। तो इस रस में जो होता है
जठर रस में क्या क्या पाया जाता है? तो जठर रस के अंदर जो होता है HCl होता है, जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। HCl, रेनिन होता है, रेनिन, पेप्सिन होता है और लाइपेज होता है, लाइपेज। रेन HCl क्या करती है? तो भोजन को क्या करती है? तो भोजन को अम्लीय बना देती है, भोजन को अम्लीय बनाती है, अम्लीय बनाती है। रेनिन क्या करता है? तो रेनिन जो है वो दूध को पचाता है, दूध को पचाता है। और पेप्सिन क्या करता है? तो पेप्सिन जो है वो प्रोटीन पाचन है, क्या करता है? तो प्रोटीन को पचाता है। और लाइपेज का काम क्या है? तो ये भोजन के पाचन में सहायक होता है। क्या? तो भोजन के पाचन में सहायक होता है, पाचन में सहायक होता है। ठीक है, तो ये सब जो है, ये सब से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है कि प्रत्येक वृक्क किन लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है? प्रत्येक वृक्क यानी कि क्या? तो किडनी, प्रत्येक वृक्क यानी कि किडनी जो होता है वो किसका बना होता है? तो वृक्क की बात कर लेते, क्या मेडुला का, या कॉर्टेक्स का, या ग्लोमेरुलस का, या नेफ्रॉन्स का? तो ये प्रत्येक किडनी जो होता है वो किसका बना होता है? तो किडनी की बात कर ले तो किडनी जो होता है ये नेफ्रॉन्स का बना होता है। किसका? तो नेफ्रॉन्स का बना होता है। प्रत्येक किडनी में जो होता है वो कितना? तो 10 लाख से ज्यादा जो होता है वो नेफ्रॉन्स पाए जाता है। और नेफ्रॉन्स भी दो भाग में बटे होते हैं, एक ग्लोरो, पहला जो होता है नेफ्रॉन्स के भी दो भाग होते हैं, इसके दो भाग होते हैं। कौन कौन? तो एक होता है ट्यूबुलस, और दूसरा क्या होता है? तो दूसरा जो होता है ये होता है ग्लोमेरुलस होता है, मेरुलस। इसका वृक्क का कार्य क्या होता है? तो वृक्क का कार्य जो होता है वो रक्त को क्या करना है? तो शुद्ध करना। रक्त को जो होता है वो शुद्ध करने का कार्य किसका होता है? तो वृक्क का ही होता है, रक्त को शुद्ध करना, रक्त को शुद्ध करना तथा इसका वजन की बात कर ले तो इसका वजन जो होता है वो कितना होता है? तो इसका वजन जो होता है वो लगभग 150 से लेकर 170 ग्राम के बीच होता है, 150 से 170 ग्राम के बीच होता है। और इसके आकार की बात कर ले तो सेम के आकार का होता है। सेम का बीज जो होता है वो देखे होंगे, या फिर मुट्ठी के जैसा। आकार कैसा होता है? तो आकार जो होता है वो सेम के आकार का। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन याद रखना। और ग्लोमेरुलस का कार्य क्या होता है? तो एक छन्नी की तरह होता है, क्योंकि ये क्या करता है? तो ब्लड को शुद्ध करता है, तो ब्लड को छानता है, जो भी उसमें हानिकारक चीजें होती है उसको छान करके अलग करता है। तो ये ग्लोमेरुलस क्या करता है? तो छन्नी का कार्य करता है, यानी छानने का कार्य करता है, छन्नी का कार्य करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है कि मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन स्रावित करती है? मानव शरीर का कौन सा अंग जो है वो इंसुलिन को स्रावित करती है? इंसुलिन को हम लोग क्या कहते हैं? तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसको मधुसूदनी के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या कहा जाता है? तो ये मधुसूदनी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, मधुसूदनी हार्मोन भी इसे कहा जाता है। ये किससे स्रावित होता है? तो इसकी बात कर लेते, ये किससे? तो अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज के बीटा सेल से स्रावित होता है। क्या? तो अग्नाशय कहिए या फिर पैनक्रियाज कहिए, तो ये अग्नाशय के बीटा सेल से स्रावित होता है। क्या? तो ये इंसुलिन या फिर मधुसूदनी, इसकी कमी से क्या हो जाती है? तो अगर इसकी कमी हो जाती है, इंसुलिन की कमी से क्या हो जाती है? तो मधुमेह रोग हो जाता है। इसकी कमी से, इसकी
कमी से मधुमेह रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। ठीक है, और इंसुलिन का कार्य क्या होता है, तो मानव शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि नहीं होगा, एड्स क्या है। ठीक है, एड्स क्या है, क्या आंखों का संक्रामक रोग है, या घातक मृत्यु रोग है, या एड्स की औषधि है, या कैंसर का एक प्रकार है। तो एड्स क्या है, तो एड्स जो है एक प्रकार का घातक बीमारी है जो HIV नाम के वायरस से होता है। किससे, तो एक प्रकार की क्या है, तो ये घातक बीमारी है जो किस वायरस से होता है, तो HIV वायरस से होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि नील हरित शैवाल है क्या है। नील हरित शैवाल क्या है, क्या मृत जीवी है, या परजीवी है, या स्वापोषी है, या पूर्णभोजी है। नील हरित शैवाल क्या है, तो नील हरित शैवाल जो होता है वो हरे कलर का होता है। कैसा होता है, हरे कलर का होता है, और सूर्य के प्रकाश से जो होता है वो अपना भोजन तैयार करता है। और नमी कहाँ से लेता है, तो ये ज्यादातर जो होता है वो धान के खेत में देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है, तो ये जब सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बना रहा है तो ये स्वपोषी हो गया, मतलब कि अपना पोषण ही खुद कर रहा है, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, स्वपोषी। नील हरित शैवाल की बात करें तो ये कैसा, तो हरे रंग का होता है। कैसा, तो हरे रंग का। इसको साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। और पृथ्वी पर सबसे पहले कौन आया था, तो पृथ्वी पर बात कर ले तो पृथ्वी पर सबसे पहले यही आया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे दुग्ध शर्करा के नाम से जाना जाता है। इनमें से किसे दुग्ध शर्करा के नाम से जाना जाता है, क्या लैक्टोज को, या ग्लूकोज को, या माल्टोज को, या सुक्रोज को। तो दुग्ध शर्करा के नाम से किसे जाना जाता है, तो दुग्ध शर्करा के नाम से लैक्टोज शर्करा को दुग्ध शर्करा के नाम से जाना जाता है, यानी कि दोनों एक ही हो गया। ठीक है, तो लैक्टोज को दुग्ध शर्करा के नाम से जाना जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इनमें से कौन सा जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो कौन नहीं है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड, या सल्फर डाइऑक्साइड, या मीथेन, या नाइट्रोजन। कौन सा गैस है जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसकी बात कर ले तो ये सल्फर डाइऑक्साइड। कौन, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड। इसकी बात कर ले तो ये रंगहीन होता है, और क्या होता है, तो गंध युक्त होता है, यानी कि तेज गंध वाली गैस होती है, तेज गंध वाली गैस होती है। ठीक है, और क्या, तो ये वायु से भारी होता है, वायु से भारी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सदिश राशि है। सदिश राशि इनमें से कौन सा है, क्या प्रतिबल है, या फिर दबाव है, या ऊर्जा है, या फिर कार्य है। इनमें से कौन जो है वो सदिश राशि है, तो सदिश राशि की बात कर ले तो सदिश राशि इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो क्या ये प्रतिबल जो है एक सदिश राशि है, बाकी ये तीनों क्या है, तो अदिश राशि है। सदिश राशि और अदिश राशि क्या होता है अच्छे तरीके से बता चुके हैं। तो इनमें से सदिश राशि क्या हो जाएगा, तो प्रतिबल। प्रतिबल जो होता है एक प्रकार का आंतरिक बल होता है, क्या होता है, एक प्रकार का आंतरिक बल होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, क्या 1 × 10⁻12, या 1 × 10⁻8, या 1 × 10⁻9, या 1 × 10⁻⁻9। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, तो क्या इसका आंसर जो हो जाएगा 1 × 10⁻⁻9। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो है वो कौन सी गैस का अवशोषण करती है। किस गैस का अवशोषण, क्या कार्बन डाइऑक्साइड का, या ऑक्सीजन का, या नाइट्रोजन का, या हाइड्रोजन का। किसका, पौधे जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते वक्त जो है वो कौन सी गैस को अवशोषण करती है, और किस गैस को
निकाल देती है। तो कौन सा गैस हो जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जो है ये क्या करती है, तो भोजन बनाती है। और इसको निष्कर्षण कौन से गैस को करती है, तो ये ऑक्सीजन गैस को बाहर निकाल देती है। ठीक है, अगला है कि एक सौर जल हीटर से गर्म जल प्राप्त नहीं हो सकता है। एक सौर जल हीटर से गर्म जल प्राप्त नहीं हो सकता, किस परिस्थिति में, क्या तेज धूप वाले दिन पर, या बादल छाए हुए दिन पर, या गर्म दिन पर, या हवादार दिन पर। तो यहाँ सौर जल हीटर है, तो सौर जल क्या, तो सूर्य की प्रकाश में ये हीटर कार्य करेगा, क्योंकि जब इसको प्रकाश नहीं मिलेगी तो ये कहाँ से पानी को गर्म करेगा, क्योंकि इसको प्रकाश चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बादल छाए हुए दिन पर। बादल छाए हुए दिन पर धूप नहीं होता है, और जब तक इसको धूप नहीं मिलेगा तो ये जो मशीन कोई कामे का नहीं है। ठीक है, चलिए अगला है कि आपतन कोण किनके बीच का कोण है। आपतन कोण जो है वो इनके बीच यानी कि किसके बीच का कोण है, क्या आपतित किरण तथा दर्पण की सतह, या परावर्तित किरण तथा दर्पण की सतह, तथा सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण, और सतह पर आपतित तथा परावर्तित किरण। तो इन आपतन कोण किनके बीच का कोण कहलाता है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है वो पढ़े होंगे तो अच्छे से ये टिक आउट कर दिए जाएंगे। सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच के कोण जो बनता है वो कैसा कोण रहता है, तो ये आपतित किरण कहलाता है। और सतह पर अभिलंब होना चाहिए, नहीं इसका आंसर ही नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला है कि एमसीबी जो लघु पठन के मामले में, ये इसका आंसर सही है। ठीक ना, इसका जो है वो परावर्तन कोण के लिए बता रहे थे कि परावर्तन कोण कैसे बनेगा। ठीक है, यहाँ पर आता है कि सतह पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा वो परावर्तन कोण बनेगा। ठीक है, चलिए अगला है कि एमसीबी जो लघु पठन के मामले में वैद्युत की पुष्टि को काट देती है, काम करता है किसके ऊपर, किस प्रभाव के ऊपर कार्य करता है, क्या धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, या धारा के विद्युतीय लेपन प्रभाव पर, या धारा के रासायनिक प्रभाव पर, या धारा के तापन प्रभाव पर, किसके ऊपर जो है वो ये लघु पठन यानी कि शॉर्ट सर्किट कार्य करता है, किसके ऊपर, तो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, धारा के जो है वो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक है, अगला है कि आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीले लैंप का प्रयोग किया जाता है। तो निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग जो होता है उस लैंप में किया जाता है, किस गैस का प्रयोग जो होता है वो उस लैंप में किया जाता है, किसका, हाइड्रोजन का या नियोन का, या हाइड्रोजन सोडियम या नियोन या हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन का, किसका प्रयोग जो होता है वो रोड पर जो लैंप लगा रहता है उसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा किसका, तो सोडियम का। सोडियम का जो प्रयोग किया जाता है, ये जो होता है इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, तो ये एक बर्नी होता है, यानी कि प्रकाश को जो है वो एकत्रित करके दूर तक भेजता है ताकि एक लाइट से ज्यादा दूर तक जो है दिखाई दे। ठीक है, और क्या होता है कि जब इसके ऊपर पानी की बूंदे, वर्षा की बूंदे गिरती है तो ये परिवर्तित नहीं होता है, मतलब बिखरता उखरता नहीं है। ठीक है, इसीलिए जो होता है इसको अच्छा माना जाता है और सोडियम का इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है, इनमें से किसका प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है, तो क्या नाइट्रोग्लिसरीन का, या ग्रेफाइट का, या मर्क्यूरिक ऑक्साइड का, या फास्फोरिक ट्राइक्लोराइड का, किसका प्रयोग जो होता है विस्फोटक के रूप में किया जाता है। तो विस्फोटक की बात कर ले तो किसका प्रयोग, तो ये नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग, किसका, तो नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग जो होता है वो विस्फोटक के रूप में किया जाता है। इसके ऊपर जो है वो अल्फ्रेड नोबेल काम भी कर चुके हैं। ठीक है, ये कैसा होता है, तो घना होता है और रंगहीन होता है और तैलीय विस्फोटक द्रव होता है। कैसा होता है, घना, रंगहीन, और क्या होता है, तो तैलीय होता है विस्फोटक द्रव, विस्फोटक द्रव होता है। इसका प्रयोग जो है कहाँ किया जाता है, विस्फोटक यानी कि खनन वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है, या फिर बारूद उरूद बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है कि न्यूक्लियॉन का मान होता है,
न्यूक्लियन का मान होता है? क्या इलेक्ट्रॉन संख्या, न्यूट्रॉन संख्या, प्रोटॉन संख्या या न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों? तो न्यूक्लियन का मान जो होता है वो क्या होता है? तो ये नाभिक में रहता है और ये क्या दर्शाता है? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जब जोड़ देंगे इन दोनों की संख्या को तो क्या निकल जाएगा? तो न्यूक्लियन संख्या। और न्यूक्लियन संख्या या फिर क्या? तो द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को ए से डिनोट किया जाता है। द्रव्यमान संख्या को ए से डिनोट किया जाता है। इसके बराबर भी जो होता है वो न्यूट्रॉन की संख्या और प्लस प्रोटॉन की संख्या के बराबर क्या होता है? तो द्रव्यमान संख्या होता है। ठीक है, अगला है वो क्या कह रहा है कि सोडियम, जलीय सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन क्या उत्पन्न करता है? क्या अम्लता या क्षारीयता या दोनों या इनमें से कोई नहीं? जलीय सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन क्या उत्पन्न करता है? तो क्या करता है? तो ये क्षारीयता को उत्पन्न करता है। ठीक है, अगला है कि नाइट्रोजन गैस के अणु में कौन सा आबंध पाया जाता है? नाइट्रोजन गैस के अणु में कौन सा आबंध पाया जाता है? तो इसमें आंसर जो हो जाएगा क्या? आयोनिक आबंध या एकल सहसंयोजी या दो सहसंयोजी या त्रिसहसंयोजी? कौन सा आबंध पाया जाता है नाइट्रोजन गैस के अणु में? तो ये त्रिसहसंयोजी। कौन सा? तो त्रिसहसंयोजी पाया जाता है। इसकी नाइट्रोजन गैस की बात कर ले तो ये नाइट्रोजन के दो परमाणु इसमें क्या होते हैं? तो जुड़े होते हैं। ठीक है, ये कैसा होता है? तो हल्का होता है। हल्का होता है, नाइट्रोजन जो होता है वो हल्का होता है, जिसके कारण क्या होता है? तो ये वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। सबसे अधिक जो होता है वो नाइट्रोजन कितना परसेंट? तो लगभग 71% पाया जाता है हमारे वायुमंडल में। ठीक है, क्यों? तो ये हल्का होता है। चलिए, अगला है कि मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफेद लौ के साथ जलता है और सफेद पाउडर में परिवर्तित हो जाती है। सफेद पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? इस सफेद पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? क्या मैग्नीशियम सल्फेट है या मैग्नीशियम ऑक्साइड है या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है या मैग्नीशियम क्लोराइड है? तो इस सफेद पाउडर का जो नाम है वो क्या है? तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मैग्नीशियम रिबन जो है वो जलने लगता है तो ये क्या होता है? वायु, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो होता दोनों जो होता संयोग करके क्या बना लेता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। और बनाने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने के बाद क्या होता है? तो ये जो होता है वो सफेद पाउडर का निर्माण करता है। ठीक है, अगला है कि ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है? ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है? क्या हाइड्रोजन का जुड़ना या इलेक्ट्रॉन का जुड़ना या ऑक्सीकरण संख्या की कमी या विद्युत धनी तत्व का निकलना? तो ये ऑक्सीकरण के लिए कौन सा कथन सही है? तो ये विद्युत धनी तत्व का निकलना। हाइड्रोजन का जुड़ना नहीं बल्कि निकलना होता है, और ये इलेक्ट्रॉन का भी निकलना होता है, और ऑक्सीकरण संख्या की कमी नहीं बल्कि वृद्धि होती है। ठीक है, अगला है कि आकाश में उड़ते पक्षी में कौन सा ऊर्जा पाया जाता है? आकाश में उड़ती हुई पक्षी में कौन सा ऊर्जा पाई जाती है? क्या गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा या ना तो गतिज ना ही स्थितिज, और गतिज और स्थितिज दोनों? तो आकाश में उड़ती हुई पक्षी में जो होता है वो गतिज और स्थितिज दोनों पाया जाता है। गतिज क्यों? क्योंकि वो उड़ रही है, और स्थितिज क्यों? क्योंकि ये ऊंचाई पर उड़ रही है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो दोनों हो जाएगा। अगला है कि नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? नाभिकीय रिएक्टर में जो है वो कौन सा ऊर्जा उत्पन्न होता है? क्या नाभिकीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा? तो नाभिकीय रिएक्टर में जो होता है वो नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होता है। कौन सा? तो नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो चलिए आज 25 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। तो आप लोग को अगर सेशन अच्छा लगता है तो आप लोग जो है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसी तरह प्यार बनाए रखें। ठीक है, तो आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।